बच्चे हमने बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर के अंदर अभी तक जो किया है उसके अंदर मोल कंसेप्ट कवर कर लिया था और मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल्स के होते हुए हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो स्टोइशियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके अंदर हम बैलेंसिंग करते हैं। बैलेंसिंग हर बच्चे को आती है, 10th क्लास के अंदर हमने बहुत अच्छे से समझी थी। जिस किसी को नहीं आती वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाके देख लेना, और जो यहाँ पे है वो मुझसे पूछ ही लेंगे, हमने कर लिया था। उसके बाद हमारे पास आता है बच्चा इसके रिलेटेड क्वेश्चंस। ये जो स्टोइकियोमेट्री या स्टिशियोमेट्री के जो क्वेश्चंस हैं ये बेसिक यूनिटरी मेथड से थे, ये भी हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। इसी के क्वेश्चंस के जो टाइप्स हैं सारे वो आगे भी इसी कंसेप्ट को यूज करके आगे भी न्यूमेरिकल्स होंगे, उसके अंदर भी हमारी ये प्रैक्टिस चलेगी। आज का जो अपना टॉपिक आता है वो आता है लिमिटिंग रिएजेंट का। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, किसी को पता है? नाम से समझ में आता है लिमिटिंग, कोई ऐसी चीज जो आउटपुट पे लिमिट लगा दे, है ना। अब लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या हुआ? देखो, अगर हम बहुत साफ सुथरे तरीके से देखें, साफ सुथरे तरीके मतलब नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, नॉर्मल जेंडर्स, मेल फीमेल ओनली, ठीक है। अब उसके अंदर अगर मान लो मैंने कहा भाई यहां पर 15 लड़कियां हैं, 25 लड़के हैं, यहां पर नहीं, कहीं शादी के लिए शादी.com पे 15 लड़कियां हैं, 25 लड़के हैं, कितनी शादी हो सकती है? 15, पर लड़के तो 25 थे। दैट मीन्स वो लड़के ज्यादा होने से रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, रिएक्शन वहीं रुक जाएगा जैसे ही कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। अगर कोई एक रिएक्शन होता है जिसके अंदर मल्टीपल रिएक्टेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है विद द कंजम्पशन ऑफ इवन सिंगल टाइप ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन विल गोइंग टू स्टॉप, होगा कि नहीं? रिएक्शन वहीं रुक जाएगा जैसे ही कोई एक रिएक्टेंट भी अगर खत्म हो जाता है। समझ में आई ये वाला? बहुत सीधा सा एग्जांपल था ये। और ऐसे कंपाउंड को, ऐसे एटम को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट, जो डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ रहे हो? जो एक्सेस में है वो तो एक्स्ट्रा बच गया है, तो जो खत्म हो रहा है वही डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। समझ में आ गया? तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। डन। देखो जरा, लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? द रिएक्टेंट which gets completely consumed in a reaction is limiting reagent। डन है बच्चा? अब यहां पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। देखो क्वेश्चन में है क्या? 50 kg of nitrogen gas and 10 kg of hydrogen gas are mixed to produce ammonia, that is NH3. Calculate the NH3 formed, identify the limiting reagent in the reaction if any। क्या हुआ? क्वेश्चन समझ में आ गया? हमारे पास 50 किलो नाइट्रोजन गैस है, 10 किलो हाइड्रोजन गैस है, हमें बताना है अमोनिया कितना बनेगा, NH3 कितना बनेगा, और फिर बताना है इनमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। पहली बात तो देखो, जो सेकंड पार्ट है वो पहला बन जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट पता चलेगा तभी तो पता चलेगा कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। समझ में आ रही है बात? पता चल रहा क्वेश्चन क्या है? आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला बेटा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे अमोनिया बनाने के लिए। सबसे पहला काम क्या होता है बेटा? बैलेंसिंग। 2 नाइट्रोजन है, यहां 2 लगा देते हैं, ये 6 हो गया तो यहां 3 लगा देते हैं, सब बैलेंस हो गया। अब अगर मैं सरल भाषा में तुमसे पूछूं तो इसका मतलब क्या है इस रिएक्शन का? सरल भाषा में अगर हम बात करें बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है भाई 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन से मिलेगा, तब जाके 2 मोल ऑफ अमोनिया बनेंगे। सिंपल यही है। अब अगर मैं इसको मास के फॉर्म में ले आऊं तो क्या होगा? 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का मास कितना होगा? एक नाइट्रोजन का कितना मास होता है? 14, 2 हो गया तो 28, तो 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस का 28 ग्राम हुआ कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2, 3 मोल्स का कितना हो गया? 6। यानी कि 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत होती है, और तब जाके कितने ग्राम बन रहा है बच्चे? देखना नाइट्रोजन का कितना है, देखो जरा, 14, हाइड्रोजन 14 + 3 17 2 जार
पहली बात तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास सेटिस्फाई हो रहे हैं, मुबारक हो, है ना। अब यहां से क्या समझ में आया, 28 ग्राम नाइट्रोजन को 6 ग्राम हाइड्रोजन की जरूरत है, तब जाके 34 ग्राम ऑफ अमोनिया की फॉर्मेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, लाला जी की दुकान, यूनिटरी मेथड। कैसे भाई, 28 ग्राम को 6 ग्राम की जरूरत है, अपने पास कितना है क्वेश्चन में देखना जरा, 50 केजी ऑफ नाइट्रोजन। तो 50 केजी, मैं इसको क्या करता हूं 1000 ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50,000 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन को कितने ग्राम ऑफ हाइड्रोजन की जरूरत है, पता लगा सकते हैं, है कि नहीं, लगाओ पता। x इज इक्वल टू 6 टाइम्स 50,000 डिवाइडेड बाय 28। कैलकुलेशन करो भाई फटाफट से। जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो इसे बेटा। दे रखा है वो तो हमें ये दे रखा है कि कितना है, ये थोड़ी पता है कि सारा कंज्यूम हो रहा है कि नहीं, और ये भी थोड़ी पता है कि हो सकता है कम पड़ रहा हो। वो हम अभी देखेंगे ना कि अगर मेरे पास 50 किलो नाइट्रोजन है और वो पूरा रिएक्ट कराना है तो कितना निकला, पूरा 10, 10.5 और ज्यादा, मतलब अप्रोक्सीमेटली मैं मान लो 10.6 केजी, 10.5, चलो 10.5 ग्राम, इतना ग्राम केजी, है ना, इतना सबका यही निकला है। डिवाइड करोगे 75,000 डिवाइडेड बाय 7, ऑब्वियसली दिख रहा है 10 से तो ऊपर ही आएगा, है ना। तो 10.5 केजी आ गया, वो तुम कैलकुलेट तो खुद कर लोगे। अब 10.5 केजी ऑफ हाइड्रोजन गैस इज रिक्वायर्ड। यहां पे हाइड्रोजन हमें दिया कितना है, अपने पास क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन में बोला है 50 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो हाइड्रोजन है। 50 किलो नाइट्रोजन और 10 किलो हाइड्रोजन। 50 किलो नाइट्रोजन के लिए हमें कितना चाहिए, 10.5। क्या हमारे पास 10.5 है, ये तो कम है, कम है, ये तो पहले खत्म हो जाएगा, पहले खत्म हो जाएगा, तो यही क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ में आई है, जो चीज पहले कंज्यूम हो जाएगी, जो चीज पहले खत्म हो जाएगी, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगी। अब इसका मतलब हमें यह पता चल गया कि भाई हाइड्रोजन के हिसाब से अमोनिया बनेगा, नाइट्रोजन तो फालतू है हमारे पास, एक्स्ट्रा है हमारे पास। समझ में आई ये बात। अब 6 ग्राम हाइड्रोजन से 34 ग्राम अमोनिया बन रहा था, अब इसके हिसाब से निकालते हैं। 6 ग्राम से 34 ग्राम बन रहा था हाइड्रोजन और NH3, 6 ग्राम से बन रहा था 34 ग्राम, तो 10,000 ग्राम, 10 किलो था, से कितना ग्राम बनेगा, निकाल लोगे बच्चा। 34 इंटू 10,000 डिवाइडेड बाई 6। अगर केजी में करना है तो ये 1000 हट के केजी बन जाएगा कि नहीं, है ना। और ये 6 के लिए भी 0.00 कर लेना, वो अपने आप तुम कर लो, कर लोगे कि नहीं। अब ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ग्राम में, इसको केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा सबको, ये लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट समझ में आ गया, कैलकुलेशन वाला पार्ट संभाल लोगे, मुबारक हो। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाता है। डन। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो एक बारी, क्या है बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, एक बारी देखो। हमारे पास है 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू यील्ड H2O, which is the limiting reagent. Calculate the maximum amount of water to can be formed and calculate the amount of one reactant which remains unreacted. कर सकते हो, करो फटाफट से स्टार्ट। हाँ जी, कर लिया सबने अटेम्प्ट बच्चा। आंसर देखो सबका यही निकला है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा निकला हमारे पास, हाइड्रोजन, क्योंकि हमें साफ दिख रहा है यहाँ पे, क्या पता चला था इसके अंदर, जिसका नहीं आया बच्चे देखो एक बार। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तो 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगा, निकाला तो हमारे पास आया 24 ग्राम। क्वेश्चन में कितना गिवन है, 29, चाहिए कितना, 24, है कितना, 29, मतलब ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, खत्म कौन सा होगा, पहले हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट आ गया, पहला मुद्दा ये क्लियर है, ऑक्सीजन हमारा एक्सेस में आ गया। अब आउटपुट किसके हिसाब से निकलेगी, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कौन से हैं, हाइड्रोजन भाई साहब। तो हाइड्रोजन जब 4 ग्राम था तो वाटर 36 बन रहा था, 3 ग्राम होगा तो कितना बनेगा, बाय सेम वही यूनिटरी मेथड, सॉल्व किया 27 ग्राम। डन।
अब आती है बात कि एक्सेस में जो ऑक्सीजन है वो कितना बचा, यूज देख लो कितना हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स तो चलो हमने निकाल लिया 1.5। अब O2 कितना अनरिएक्टेड रह गया, 29 में से 24 ग्राम गया, 5 ग्राम जो हमारे पास है अनरिएक्टेड रह गया, है ना। नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन मास बाय मोलर मास, तो 0.156। उन्होंने क्वेश्चन में बोला होगा तो करना, वरना जरूरत नहीं। क्लियर है बच्चा? ये इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे लिमिटिंग रिएजेंट वाले। अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है बच्चा रिएक्शन इन सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन पता है सबको, लिक्विड के अंदर जिस टाइम पे सॉल्यूट को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन बनता कैसा है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जो कम क्वांटिटी में, सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में। उन दोनों को मिक्स कर देंगे तो सॉल्यूशन बन जाएगा। डन। अब यहाँ एक टर्म आती है बच्चा कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये वर्ड तुमने पहले सुना है कंसंट्रेशन, कहां सुना था, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। याद है एसिड के बारे में हमने कहा था हाईली कंसंट्रेटेड, लो कंसंट्रेटेड। और अगर मुझे कंसंट्रेटेड को डाइल्यूट करना होता तो क्या करते थे, वाटर ऐड कर दो, है ना। वो अलग बात है, वाटर डायरेक्ट ऐड नहीं करते, वाटर में एसिड ऐड करते थे, वो 10वीं का क्वेश्चन था मेन। लेकिन क्या कहानी है, अमाउंट ऑफ वाटर बढ़ा दो। अगर सॉल्वेंट ज्यादा होता जाएगा तो कंसंट्रेशन गिरती जाएगी, यही था। अगर सॉल्वेंट दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर कम है तो हाईली कंसंट्रेटेड एसिड होता था, यही था। तो जितना ज्यादा सॉल्यूट रहेगा सॉल्वेंट के अंदर उतनी कंसंट्रेशन हाई रहेगी। किसी को दिक्कत इसमें, बात समझ में आ रही है वाली। मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज पता है सबको। मास परसेंटेज क्या था बच्चे, अगर एक सॉल्यूशन हमारा बन रहा है जिसमें W इज द मास ऑफ कंपोनेंट A, WB इज द मास ऑफ कंपोनेंट B, तो मास परसेंटेज कैसे निकलेगी, मास ऑफ A दैट इज वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, W/W। समझ में आई है, वेट परसेंटेज यही हुई भाई, जितना वेट एक ऑब्जेक्ट का डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन, जो कि क्या हुआ, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिला के हुआ, इनटू 100 किया तो निकल गया ये मास परसेंट। ऐसे ही अगर मुझे वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है तो क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी इनटू 100। निकल गया कि नहीं, सीधी बात है, ये तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पार्ट्स पर मिलियन क्या होता था, इट इज द पार्ट ऑफ कंपोनेंट पर मिलियंस पार्ट ऑफ द मिलियन, है ना। पीपीएम का मतलब ये हुआ मास ऑफ कंपोनेंट ओवर टोटल मास इनटू 10⁻⁶। डन है, मास ऑफ कंपोनेंट ए ओवर टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन टाइम्स 10⁻⁶, वो पीपीएम आ जाता है। डन है बच्चा, क्लियर है सबको ये। अब आता है बहुत ज्यादा रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट टर्म जिसको कहते हैं मोलैरिटी। भगवान जी अभी इस चैप्टर के इस टॉपिक के तो भगवान जी, वैसे तो सारे ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थ्रू आउट केमिस्ट्री चलेंगे। अब मोलैरिटी तो हर जगह आती है, हर जगह वो ये वर्ड यूज होता है। जब हम कहते हैं ना हाईली कंसंट्रेटेड वगैरह वगैरह वर्ड यूज करते हैं, तो कंसंट्रेशन के टर्म का जो ऑल्टरनेट वर्ड यूज करते हैं मोलर यूज करते हैं, और वो मोलल और मोलर, मोलैरिटी और मोलैलिटी के लिए होता है। मोलैरिटी क्या होता है, सेम कंसंट्रेशन की तरह। देखो एक बात बताता हूं, मान लो मेरे पास यहाँ पे चाय है, अब मैंने कहा चाय में चीनी ज्यादा है, मीठा ज्यादा हो गया। अगर मीठा ज्यादा हो गया, मैंने कहा हाईली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो गया, हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा है, बट अब मैं उस अमाउंट को बताऊं कैसे, वेट की भाषा में बताऊं, वॉल्यूम की भाषा में बताऊं, किस भाषा में बताऊं, तो मैंने उसे क्या बोला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ऐसा मैं कर देता हूं, क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और मान लो ये 1 लीटर का पानी है, इसके अंदर इस बॉटल में 1 लीटर पानी है, और उस 1 लीटर पानी में जितने शुगर के नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व हैं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, पर लीटर मतलब लीटर में हुआ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलैरिटी। समझ में आई है, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट घोले गए हैं उसे मोलैरिटी कहते हैं। सीधी बात है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, सिंपल फॉर्मूला बन गया बच्चे, लिखते चलो साथ के साथ। मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स।
अगर मैं लीटर्स की जगह मिलीलीटर लिख दूंगा तो क्या होएगा, या सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है? अगर यहाँ पे मिलीलीटर या सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मैं वॉल्यूम ले लूंगा तो उसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारी मोलैरिटी आ जाएगी। सॉर्टेड है? यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। डन है? और मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और ये और लिख लेना, 1 लीटर के अंदर कितने होते हैं बच्चा? 1000 मिलीलीटर, पता ही है सबको। मोलैरिटी NB बाय V, NB क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला सबको पता है, गिवन मास बाय मोलर मास, ये आता है। अब मोलैरिटी की एक छोटी सी डिसएडवांटेज है। पहली क्या, देखो एक ही है वैसे, मोलैरिटी डिपेंड किस पे कर रही है? वॉल्यूम पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो एक्सपेंशन के कारण सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, तो फिर तो मोलैरिटी घट गई। और अगर मैं टेम्परेचर कम कर दूं और वॉल्यूम डिक्रीज कर जाए तो मोलैरिटी बढ़ गई। यही हो ना, वॉल्यूम बढ़ी तो मोलैरिटी घटी, वॉल्यूम घटी तो मोलैरिटी बढ़ी, क्योंकि इनवर्सली रिलेटेड है। हम अभी यही देख रहे हैं ना, मोलैरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज वेरिएबल विद टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है वैसे वैसे सॉल्यूशन की वॉल्यूम चेंज होती है कि नहीं? इसका मतलब मोलैरिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, टेम्परेचर बदल जाएगा तो मोलैरिटी की वैल्यू बदल जाएगी। इसलिए हम इसे स्टैंडर्ड फिगर्स में इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा कोशिश करते हैं कुछ ऐसा यूज करें जो कि टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। और ऐसी चीज जो टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होती उसको क्या कहते हैं? मोलैलिटी। मोलैलिटी, ये मोलैरिटी थी आर वाला, वो है मोलैलिटी। उसको भी मैं दिखाता हूं, ये देखो मोलैलिटी क्या होती है बच्चा? मोलैलिटी इज मास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। समझ में आई है? वो क्या था? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो मोलैरिटी था। यहां नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन नहीं है, याद रखना। जितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितने वेट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जितने वेट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट में अगर केजी में लूंगा तो वो मोलैलिटी आ जाता है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे, मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी? मोल पर केजी। वहां क्या था? मोल पर लीटर, यहां आ गई है मोल पर केजी। किसी को दिक्कत समझ में आई ये वाली बात? तो मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000। अगर मैं केजी की जगह ग्राम लिखूंगा तो उसके नाम का 1000 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल है बच्चा? लिख लिया सबने फॉर्मूलाज, नोट डाउन कर लिए? चलो अब इसी के बेसिस पे छोटे से एग्जांपल्स हैं, वो कर लेना खुद, बहुत ज्यादा बेसिक ही है। नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वॉल्यूम से डिवाइड किए, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, वेट से डिवाइड किया, और मोलैरिटी हम निकाल लेंगे। नहीं आएगा तो मुझे बताना, मैं डिस्कस कराता हूँ। डन है बच्चा? ये फिर आता है हमारे पास मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन नाम से समझ में आ रहा है, मोल्स का फ्रैक्शन, दो चीजों को मिक्स किया है मैंने, तो उनका फ्रैक्शन कैसे आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यही निकला ना? अगर मैं Na बोल रहा हूं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, Nb क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है, तो मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं XA से। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, Na प्लस Nb। सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालना है तो क्या करूंगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, Nb by Na plus Nb। एंड सिंस XA एंड XB आर द फ्रैक्शंस, मोल फ्रैक्शन है, तो टोटल सम कितना होना चाहिए फ्रैक्शन का? हमेशा 1। तो XA प्लस XB का सम कितना निकला बच्चा? 1। XA को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस XB, XB को लिख सकते हैं 1 माइनस XA। डन है? पक्का? साथ में एक ये चीज लिखना बच्चा, ये अलग से एक दो क्वेश्चन में कहीं कॉम्पिटिटिव के अंदर लिखी मिलती है, स्पेसिफिक वॉल्यूम SV। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ क्यूबिक मीटर ऑक्यूपाइड बाय 1 kg ऑफ सब्सटेंस, मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है? मीटर क्यूब वॉल्यूम अपॉन मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम इज रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, है ना? डेंसिटी क्या होती है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, ये वॉल्यूम पर यूनिट मास है, तो रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक वॉल्यूम। अगर ऐसा कुछ गिवन होगा तो ध्यान रखना स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में। डन है? क्लियर? हाँ जी, ठीक है, लिख लो फटाफट से। हो गया? अब
इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी वैसे आउट ऑफ सिलेबस है, बोर्ड्स में कॉम्पिटेटिव में अब नहीं है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा कुछ पढ़ेंगे और एक चीज इससे निकल के आती है उसको डिस्कस करेंगे। जो प्रैक्टिस करना चाहता है बहुत अच्छा है, वो कर लेना, डाउट्स भी मैं ले लूंगा, लेकिन जो नहीं भी करना चाहता वो चीज समझेंगे पक्का। ठीक है, देखो जरा नॉर्मेलिटी क्या है बच्चा। नॉर्मेलिटी होता है इट इज द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां ने गड़बड़ चीजें शुरू हैं। पहले वालों में अल्लाह के बंदों ने क्या दे रखे थे, नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ क्या दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। हमें पता ही नहीं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो पहले नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सीख लेते हैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं बच्चा, मास ऑफ सॉल्यूट ओवर इक्विवेलेंट मास। बिल्कुल ठीक है, पर दिक्कत हमें इक्विवेलेंट मास नहीं पता, तो पहले इक्विवेलेंट मास सीख लेते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। अब हमें वैलेंसी फैक्टर नहीं पता, तो पहले वैलेंसी फैक्टर सीख लेते हैं। अब वैलेंसी फैक्टर जब सीखने लगे हैं तो यहां पर एक वर्ड आएगा, बेसिसिटी और एसिडिटी। तो हम नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं बच्चे, नीचे से ऊपर चलेंगे। पहले हम वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे, फिर इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, फिर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे और फिर नॉर्मेलिटी पे पहुंचेंगे। स्टेप समझ में आ रही है? तो पहले देखो वैलेंसी फैक्टर क्या होता है। वैलेंसी फैक्टर हमारे पास क्या होता है, देखो उसको एसिडिटी या बेसिसिटी भी कहते हैं। वैलेंसी फैक्टर, नाम पता है वैलेंसी क्या होती है ना। वैलेंसी तो हम सबको पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू, है ना, बेसिकली सेटिस्फाई द ऑक्टेट रूल, यही होता है। तो हमारे पास वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड क्या होगा, फिर एसिड्स में वैलेंसी फैक्टर होता है कि उसमें से कितने H पॉजिटिव आयंस डिसोसिएट कर सकते हैं। जैसे HCl है, HCl में से कितने H टूट सकते हैं, 1, और H2SO4 में से 2। तो HCl की वैलेंसी फैक्टर 1 है, H2SO4 की वैलेंसी फैक्टर 2 है। अंश पता चला है क्या? मैं बता देता हूं वैलेंसी फैक्टर क्या है। अगर हमारे पास HCl है तो किसी भी एसिड में से जितने H पॉजिटिव डिसोसिएट कर सकते हैं वो क्या होती है, वैलेंसी फैक्टर। HCl में एक H टूट सकता है तो 1 है वैलेंसी फैक्टर। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 में 2 H निकलेंगे तो 2 है वैलेंसी फैक्टर। समझ में आई? जिस भी एसिड में से जितने H पॉजिटिव निकलेंगे उसे हम क्या कहते हैं, वैलेंसी फैक्टर, या दूसरा नाम इसका क्या होता है, बेसिसिटी। क्या वर्ड होता है, बेसिसिटी। बेसिसिटी बेसिकली किसकी होती है, एसिड्स की। किसी एसिड की किसी बेस को कितना न्यूट्रलाइज करने की कैपेबिलिटी है, दैट इज बेसिसिटी। और कितना होगा, जितने H पॉजिटिव टूट रहे होंगे उसमें से। तो नंबर ऑफ H पॉजिटिव व्हिच कैन बी डिसोसिएटेड फ्रॉम एन एसिड इज वैलेंसी फैक्टर और इट्स बेसिसिटी। जैसे H2SO4 में 2 H पॉजिटिव टूट रहे हैं तो ये हमारे पास बेसिसिटी आ गई 2। सिमिलरली बेस की क्या होगी, एसिडिटी। बेस की होगी एसिडिटी, जितने OH नेगेटिव टूटे। वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेस, नंबर ऑफ OH आयंस डिसोसिएटेड इन द सॉल्यूशन। जैसे NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में से एक OH टूटेगा तो एसिडिटी ऑफ बेस कितनी आ गई, 1। क्लियर बात है, पक्का पता चल गया? तो हमें अब देखो, मेरे को वैलेंसी फैक्टर पता चल गया, अब मेरे को क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या है, मोलर मास बाय वैलेंसी फैक्टर। मोलर मास तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास है सीधा सीधा। तो मोलर मास को अगर मैं वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दूंगा तो इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन होगा उसको अगर मैं इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर दूंगा तो ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। और अगर मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड कर दूंगा लीटर्स में तो नॉर्मेलिटी आ जाएगी। पता चला है? एक वैलेंसी फैक्टर निकलता गया तो ऊपर की सारी स्टेप्स कंटिन्यू हो जाएंगी। समझ में आ गया बच्चा? इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। और नॉर्मेलिटी का एक डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू मोलर मास बाय इक्विवेलेंट मास। बट स्टिल वही इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए फिर वही वैलेंसी फैक्टर तक आना पड़ेगा हमें। तो इसको और छोटा कर लेते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू बेसिसिटी। एसिड्स के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला ये लिख लो, नॉर्मेलिटी is equal to molarity into basicity for acids और normality is equal to molarity into acidity for bases। डन है? क्लियर है बच्चा? ये normality is equal to molarity into basicity for acids and normality is equal to molarity into acidity for bases। डन। इसके बाद एक मोलैरिटी की इक्वेशन आती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा।
सारे लिखेंगे, न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगी। मोलैरिटी इक्वेशन, मोलैरिटी इक्वेशन क्या कहती है बच्चा? M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1V1 इज इक्वल टू M2V2। M1 क्या है? मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, जिसकी इनिशियल मोलैरिटी जिसको हम कह रहे हैं वो क्या है? मोलैरिटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन, जिसकी वॉल्यूम क्या थी? V1। मोलैरिटी, इनिशियल मोलैरिटी जब सॉल्यूशन की वॉल्यूम V1 थी, और मोलैरिटी M2 जब वॉल्यूम क्या थी? V2। मोलैरिटी M2 ऑफ द न्यू सॉल्यूशन जब वॉल्यूम क्या थी? V2। ये समझ में आ गई है? पक्का? तो M1V1 और M2V2 का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? इक्वल रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। डन है? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी, इनका प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। किसी बच्चे को दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है बच्चा? इसी तरीके से एक नॉर्मेलिटी की इक्वेशन आती है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2। बिल्कुल सेम इक्वेशन है, N1V1 इज इक्वल टू N2V2, ये नॉर्मेलिटी इक्वेशन है। और अगर हम दो अलग अलग सॉल्यूशंस को आपस में मिक्स कर देंगे तो मिक्स करके एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसकी वॉल्यूम दोनों की बराबर होगी, है ना? जिसकी वॉल्यूम क्या होगी बेटा? वॉल्यूम दोनों की सॉल्यूशन के बराबर होगी। तो एक नए सॉल्यूशन की मोलैरिटी आई M3, तो उसको हम कैसे निकलेंगे? लिखेंगे M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 टाइम्स V1 प्लस V2। ये जो हमारे पास वॉल्यूम्स थी इनका ही प्लस हो गया V1 प्लस V2, फाइनल वॉल्यूम निकलेगी हमारे पास। डन है? ये समझ में आ गया? दो अलग अलग मोलैरिटी के सॉल्यूशन है बेटा, इसमें अलग है इसमें अलग है, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, एक फिक्स, एक नई वॉल्यूम आ गई। समझ रहे हो? इसके अंदर 1 लीटर था, इसके अंदर 3 लीटर था, दोनों को हमने एक बॉटल में मिक्स कर दिया, टोटल 4 लीटर हो गया। जो नई वॉल्यूम है V1 प्लस V2 आई कि नहीं? लेकिन अब एक नए तरह का सॉल्यूशन बन गया होगा नई मोलैरिटी का, दैट इज M3। कैसे निकलेगा? M1V1 प्लस M2V2 इज इक्वल टू M3 टाइम्स न्यू वॉल्यूम। समझ में आ गई ये बात? ये हमारे पास मोलैरिटी की इक्वेशन हो गई है, और उसी के बेसिस पे ये कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो हम सब अभी अटेम्प्ट करेंगे और फिर इसके डाउट्स को डिस्कस करेंगे। क्लियर है? करो बच्चे, न्यूमेरिकल्स करो।